जी का जो है पुष्प कलिका देकर के स्वागत करें। चलिए, मैं श्री त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि आप आए और अमर उजाला के संपादक श्री अमरनाथ जी का पुष्प कलिका देकर के स्वागत करें। सर, मैं विपिन जी से स्वागत करूंगा। हमारे बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया के अरिंदम घोष जी हैं, कृपया उनका पुष्प कलिका देकर के स्वागत करें। मैं नईम जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में राजकुमार अंजुम जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार का पुष्प कलिका को स्वागत करें। इस अरे बहुत बहुत धन्यवाद। इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संयोजक प्रोफेसर पुनीत पिसारिया जी, अधिष्ठाता कला संकाय और विभाग से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत उद्बोधन रिक्वेस्ट करें। सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस बदली नुमा धूप में सामने यहाँ पर उपस्थित हैं और सुन रहे हैं। आज का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के जो सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं वो आज हमारे बीच हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी के अखबार और अंग्रेजी का अखबार, उसके मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। दैनिक जागरण से आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दैनिक जागरण को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं और पूरे बुंदेलखंड में जिस तरह से दैनिक जागरण जाना चाहिए जाता है उसका सब कुछ देखा जोखा देख रेख आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी करते हैं। आपका स्वागत है। अमर उजाला भी हमारा बुंदेलखंड का एक अग्रणी प्रतिष्ठित अखबार है और उसके संपादक हमारे अमरनाथ प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अमरनाथ प्रसाद जी से हमारा अभी हाल का ही परिचय है, लेकिन लगता है कि बहुत पुराना परिचय है। ऐसा आपका स्वभाव है और आपके दोनों के समाचार पत्रों में बहुत अच्छी कवरेज हमारे कार्यक्रम की पिछले 2 दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो अंग्रेजी का प्रतिनिधि अखबार है, जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का यहाँ पढ़ा जाता है, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया के बुंदेलखंड के ब्यूरो चीफ हमारे अरिंदम घोष जी, आप उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। आपके समाचार पत्र में भी हमारे कार्यक्रम की खबरें लगातार आई हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की लगभग सभी महत्वपूर्ण खबरें अंग्रेजी माध्यम से आप पूरे बुंदेलखंड में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार अंजुम जी उपस्थित हैं और हमारे सहयोगी साथी डॉक्टर कौशल त्रिपाठी जी। और मुझे आप सब जानते हैं, मैं हिंदी का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। लगा कि
अभी बीच में अमर उजाला ने एक कार्यक्रम रखा था, हिंदी में व्याकरण की जो त्रुटियां होती हैं, सामान्य त्रुटियां, उसके विषय में आपने मुझे बुलाया था कि हमारे पत्रकारों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे व्याकरण की सामान्य त्रुटियां कौन सी हैं जिनका ध्यान पत्रकारों को रखना चाहिए। तो लगभग 15 दिन पहले की बात है। तो उसके बाद जब ये कार्यक्रम का हम लोग इसका सोच रहे थे, रूपरेखा बना रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बुंदेलखंड के सभी प्रतिष्ठित अखबारों के प्रमुखों को हम यहाँ बुलाएं और उनसे एक बात करें। वो बात ये है कि हम देख रहे हैं, मुझे भी लगभग, मैं लखनऊ में भी 5 साल नौकरी मैंने 98 से 2003 तक की, वहाँ भी यही स्थिति थी, और ललितपुर और होते हुए झांसी, कि अखबार समाचार बना बनाया भेज दिया जाए, उसी को ही छाप दिया करते हैं। मतलब एक क्रिएटिविटी, मौलिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है समाचार पत्रों से। तो अगर कोई पत्रकार एक अच्छा साहित्य का ज्ञाता होगा या विद्यार्थी होगा, तो शायद वो अपने विषय के साथ बेहतर तरीके से न्याय कर सकता है, और समाचार कितना भी बोर करने वाला क्यों ना हो, उसे रोचक और रोमांचक बना सकता है। तो ये बात जब दिमाग में आई तो ये विषय भी मन में आया कि क्या साहित्य और पत्रकारिता का सामंजस्य प्रेस के लिए, मीडिया के लिए आवश्यक है। आज इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा करने के लिए हमारे अंचल के नामधन्य विख्यात पत्रकारों को आमंत्रित किया है। मैं राजकुमार अंजुम जी से अनुरोध करूंगा कि इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें। साथियों, वाकई बिसारिया साहब ने और हमारे कौशल त्रिपाठी साहब ने जो आपसी समन्वय से आज का जो ये सत्र रखा है, ये बहुत ही अद्भुत सत्र है, और खास तौर से इसका परिप्रेक्ष्य इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुस्तक मेला यहाँ पे लगा हुआ है और उसके प्रांगण में हम ये सत्र आयोजित कर रहे हैं। जहाँ तक साहित्य और पत्रकारिता के संबंध का विषय है, जिस पे ये केंद्रित रहेगा आज का सत्र, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी युग की पत्रकारिता रही हो, वो साहित्य केंद्रित रही है हमेशा से। आप उसको माने या ना माने, पहले शब्द आए, फिर शब्द से भाषा बनी, फिर भाषा के बाद जाके साहित्य बना, और साहित्य के बाद फिर पत्रकारिता आई। तो साहित्य ज्यादा प्राचीन है। जैसे पहले लोक साहित्य है, उसके बाद साहित्य आया, लोकगीत है, लोक साहित्य है। इसी तरह से साहित्य से पत्रकारिता का जन्म हुआ। और हमारे सुरेंद्र सिंह जी, अमरनाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं। अक्सर इन लोगों से हमारा जिक्र, चर्चा होती रहती है बातों की। सुरेंद्र सिंह जी से तो खैर हम लोग आपस में डिस्कस कर करके बहुत सी चीजें हम लोग डिसाइड किया करते थे दैनिक जागरण में। और घोष साहब और अरिंदम घोष साहब बैठे हुए हैं, जो अंग्रेजी पत्रकारिता का एक तरह से बुंदेलखंड में एक स्तंभ माने जाते हैं। और इनकी जो पत्रकारिता है, ये खोजी पत्रकारिता है, लेकिन साहित्य से ये भी बहुत प्रभावित है। इनके पिताजी बहुत अच्छे साहित्यकार थे, तो इन्हें तो विरासत में साहित्य मिला। इनकी पत्रकारिता में साहित्य अपने आप से कहीं ना कहीं आ जाता है। और आज की जो पत्रकारिता है, कई युग पत्रकारिता ने एक एक करके, भारतीय युग से पत्रकारिता का शुरुआत माना जाता है, हिंदी पत्रकारिता विशेषकर। और उसके बाद फिर युग बदलते रहे। मदन मोहन मालवीय जी रहे, फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, प्रेमचंद जी खुद एक पत्रकार निकालते थे। जितने बड़े साहित्यकार थे, असल में जो पत्रकारिता का इतिहास है वो या तो साप्ताहिक अखबारों से शुरू होता है या पत्रिकाओं से शुरू होता है। फिर उसके बाद दैनिक अखबारों का स्वरूप आया सामने, क्योंकि दैनिक अखबार निकालना इतना आसान नहीं था। दैनिक जागरण भी पहले जो आया था वो उसका स्वरूप साप्ताहिक ही था, और जागरण के नाम से वो निकलता था, फिर वो दैनिक जागरण के नाम से हुआ। सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हुए विस्तार से आपको बताएंगे इस बारे में। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी भी पत्रकारिताएं निकली और साप्ताहिक अखबार निकले, वो सब साहित्यकारों ने निकाल दिए। आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी से लेके आचार्य महावीर सरस्वती पत्रिका के बारे में तो आपको पता ही है कि हिंदी की जो भाषा है साहित्य की, और खासतौर से पत्रकारिता की, वो सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, और आज हम एक एक करके फिर अखबार निकले।
मैं कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में माधुरी पत्रिका के लिए मैं काम किया करता था। बहुत से फिल्मकारों के इंटरव्यू मैंने किए और आज भी वो फेसबुक पे पड़े हुए हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो जैसे म्यूजिक डायरेक्टर रवि का भी हमने उसको शेयर कर देते हैं, फिर से ऐसे बहुत पड़े हुए हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला कि धर्मवीर भारती जी वहां पर मौजूद थे उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप बम्बई में, और उनसे मेरी बातचीत हुआ करती थी। मैंने उनके लिए भी कुछ लिखा, धर्मयुग के लिए भी, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब धर्मयुग भारती जैसा सिद्धहस्त साहित्यकार जो पत्रकारिता में आया बाद में, उन्होंने मुझसे कहा कि अंजुम जी इसकी भाषा बहुत भारी हो रही है, हालांकि इसको हल्का करो। तो हमने कहा साहब आपकी तो पत्रिका साहित्यिक है और साहित्यिक पत्रिका में अगर इस तरह के नहीं छपेंगे लेख तो कहाँ छपेंगे। तो कॉमर्शलाइजेशन हावी हो चुका था। उनको ये कह दिया गया था धर्मवीर भारती जी को कि आप संपादक तब रहेंगे जब ये धर्मयुग रहेगा, और इसको बचाने के लिए आप आज के दौर में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ बिक रहा है, वो लाइए इस पत्रिका में। यही साप्ताहिक हिंदुस्तान का हुआ, बड़े बड़े अखबारों का यही हुआ। हमारे बैठे हुए हैं अरिंदम घोष साहब, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, फिर बाद में इंडियन एक्सप्रेस भी आया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक वर्जन निकाला जनसत्ता के नाम से, आप सभी जानते हैं, और प्रभाष जोशी साहब बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो उसके संपादक थे जनसत्ता के। तो जनसत्ता ने तो एक ऐसी भाषा चला दी जिसका साहित्य से ज्यादा सरोकार नहीं था, जो आम बोलचाल की भाषा थी। तो कुल मिला के कहना ये चाहिए, हमारे बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर पुनीत बिसारिया साहब, बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं और ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह कि चाहे वो भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो, फारसी, उर्दू, अरबी, कोई भी हो, अंग्रेजी हो, और या साहित्य हो, वो चलता तभी है बहुत लंबे समय तक जबकि आम जन से जुड़ के चलता है वो। और पत्रकारिता के बारे में तो ऐसा कहा ही जाता है कि जो बिकता है वो छापा जा रहा है आजकल अखबारों में, इसीलिए कॉमर्शलाइज हो गए हैं अखबार। बुनियाद तो साहित्यिक आज भी है हर अखबार की, हर पत्रिका की, लेकिन उसके बावजूद बेचना भी मजबूरी है। पहले एक वक्त ऐसा था कि अखबार और पत्रिकाएं संपादक होते थे प्रधान, जैसे दिनमान, रविवार आपने देखा होगा, संपादकों के नाम से जाने जाते थे। आज प्रबंधक प्रधान हो गया है। प्रबंधक जो चाहता है, चाहे वो धर्मवीर भारती जी रहे हो, चाहे मृणाल पांडे रही हो, हिंदुस्तान टाइम्स में जो कुछ भी आज छपता है वो छपता जो बिकता है बाजार में। तो ये जो है थोड़ा सा सिलसिला जरूर उसमें थोड़ा चेंजेज आया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भी बेस साहित्य ही है हर भाषा का। आपने दैनिक जागरण आप लोग सभी पढ़ते हैं, दैनिक जागरण में सुरेंद्र जी बैठे हो, हमारे जो एडिटर हुआ करते थे डायरेक्टर यशोवर्धन गुप्त साहब, सुरेंद्र सिंह जी से उन्होंने डिस्कस करके एक ऐसी भाषा चलाई जो आमतौर पे अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलती आपको। दैनिक जागरण में आप जो बोलचाल के शब्द है वो छपते हैं, न्यूज तो उसी में छपती, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया जाता है कि इसका सही शब्द क्या है और किस तरह लिखा जाएगा। यही साहित्य को जीवंत रखने की परंपरा है, ये हर अखबार करता है। जैसे अभी अमरनाथ जी के बारे में अभी बिसारिया जी कह रहे थे, व्याकरण का एक सत्र अमर उजाला में आयोजित किया गया कि जो अखबार को ऐसा माना जाता है कि अखबार जो होता है उससे हम सीखते हैं। आज की जो पीढ़ी है, हमारी वर्तमान पीढ़ी, अखबार उनसे कहा जाता है, एक वक्त ऐसा था कहते थे कि अंग्रेजी सीखना है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदी सीखना है तो दैनिक जागरण पढ़ो, हिंदुस्तान पढ़ो, नवभारत टाइम्स पढ़ो, अच्छे स्तरीय अखबार। मैं बात स्तरीय अखबारों की कर रहा हूँ, कॉमन अखबार तो खैर वो सब ठीक ठाक है, उतना ना कोई ध्यान देता है, लेकिन जो स्तरीय अखबार हैं उनको अपनी साहित्यिक मर्यादा हमेशा मेंटेन रखनी पड़ती है, वो आज भी मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में साहित्य और पत्रकारिता का जो एक सिलसिला है वो मैंने बताया। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सिद्ध पुरुष हैं हमारे बिसारिया साहब और भाषाओं पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जिसको उर्दू में लिसानियात कहते हैं, साइंस ऑफ लिटरेचर, साइंस ऑफ लैंग्वेजेज। वो अखबार में भी बहुत काम आता है और साहित्य में भी काम आता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं बिसारिया साहब कि भाषा जो है वो किसी भी युग की भाषा हो, उसकी बुनियाद हमेशा साहित्य रहती है और आज भी है। मैं आदरणीय बिसारिया जी से अनुरोध कर रहा हूं और फिर कौशल त्रिपाठी साहब इस सत्र को संचालित करेंगे बड़ी खूबियों के साथ। उनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, मैं उनके साथ बहुत बैठा हूं, सीखा है, तो
वो करेंगे इसका, लेकिन मैं बिसारिया जी को मैं चाहता हूं कि भाषा और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आज के सत्र पर वो चूंकि इसके विद्वान हैं तो अपना प्रकाश थोड़ा सा डालें। देखिए, आज जो भी बात करनी है उसके लिए हमने 3 विद्वानों को बुलाया है जो कि व्यवहारिक रूप से इस प्रकरण से जूझते हैं और उन्हें रोज ही एक प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है पाठकों की अदालत में कि पाठक किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न न करे कि वर्तनी की फला त्रुटि की वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। तो अब जैसे कि एक उर्दू का मैं बड़ा अच्छा उदाहरण आपको दूं। उर्दू में पहले के ज़माने में लालाओं जो होते थे, लाला लोग जो व्यापारी लोग होते थे, उनके यहाँ उर्दू में हुंडी वगैरह लिखी जाती थी। तो हुंडी में लिखते हुए उनकी घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी सब उर्दू सीख जाते थे। तो उर्दू में क्या हुआ, लाला जी किसी व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे देश गए और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने एक चिट्ठी घर भिजवाई। कहीं बीच रास्ते से ही उन्हें जाना पड़ा। तो जो उनका दीवान था उसने लिखा कि लाला जी अजमेर गए, बड़ी बही भेज दो, बड़ा रजिस्टर भेज दो। ये उन्होंने लाला जी की तरफ से उनके मुंशी ने लिख कर भेजा कि लाला जी अजमेर गए, बड़ी बही भेज दो। जब वो वहाँ गया, उनकी बहू के पास पहुँचा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ ये निकला कि लाला जी आज मर गए, बड़ी बहू भेज दो। अब वो रोते पीटते हुए वो महिला लाला जी के पास पहुँची और कितना अर्थ का अनर्थ हो गया आप कल्पना कर सकते हैं। तो वर्तनी की त्रुटि हो, विराम चिन्हों की त्रुटि हो, विराम चिन्हों की त्रुटि आप लोग जानते हैं, खासकर हमारे जो कार्यालय के लोग होते हैं, कई बार नॉट अप्रूव्ड लिखा जाता है, वो उसमें ई बढ़ा देते हैं तो नोट अप्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार के कार्य बहुत होते हैं। या रोको मत जाने दो का उदाहरण तो आप लोग जानते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो ठीक विपरीत अर्थ होता है। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। तो वर्तनी, और कहा जाता है कि गांधी जी के पास अंग्रेजों ने एक पत्र भेजा जिसमें गांधी जी के खिलाफ और भारत के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ। गांधी जी ने केवल उसकी विराम चिन्ह बदल दिए और उसका अर्थ उसका ठीक विपरीत हो गया। भारत की प्रशंसा हो गई और अंग्रेजों की बुराई हो गई। तो वर्तनी और विराम चिन्हों का बहुत महत्व है और आप लोग चूंकि इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं। मैं जब गया था तो मैंने बताने का प्रयास किया था कि हम झांसी भी गलत लिखते हैं, बुंदेलखंड भी गलत लिखते हैं, बहुत से शब्द जिनकी चर्चा हमने वहाँ पर की। तो क्या इस तरह की समस्याओं के कोई पत्र वगैरह आते हैं या किस तरह से मतलब वो समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं, या वर्तनी को ठीक रखने के लिए समाचार पत्र क्या करते हैं? क्योंकि वर्तनी की त्रुटियां बहुत कम मिलती हैं देखने को। तो ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है अखबारों के लिए, समाचार पत्रों के संपादकों के लिए, कि बिल्कुल शुद्ध वर्तनी के साथ समाचार पत्र छापें। हालांकि ये कहने में भी मुझे हिचक नहीं है कि इसके बावजूद बहुत सी कमियां, बहुत सी वर्तनी की त्रुटियां अक्सर समाचार पत्रों में मिलती हैं, लेकिन वो शायद आम जनता उतना ध्यान से नहीं पढ़ती होगी, इसलिए वो निकल जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो विषय था कहने का वो वर्तनी तक सीमित नहीं है, भाषा पर हमारा ज़्यादा जोर था कि जो हम लोग लिखा हुआ भेजते हैं वही क्यों छपता है। कुछ उसमें मौलिकता, कुछ उसमें रोचकता क्या नहीं डाली जा सकती? और किस तरह से समाचार पत्रों को और रोचक बनाया जा सकता है, या क्या आप लोग सोचते हैं कि हम पाठक के रूप में किस प्रकार से आपके समाचार पत्रों को रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्ड दें? या आपको क्या लगता है कि हमारे पाठक क्या इतने जागरूक नहीं हैं कि वर्तनी का ध्यान दें या भाषा का ध्यान दें? ये बहुत से प्रश्न हैं जिन पर कि मैं चाहता हूं कि हमारे विद्वान लोग बात करें। मैं फिर से माइक अपने संचालक महोदय की ओर देता हूं और चाहूँगा कि आप लोगों से इस संबंध में चर्चा करें। सर ने जो विषय उठाया तो सबसे पहले उसी शुरुआत करते हैं कि मैं सुरेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि सर ने जो बात की है उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, और क्या उस भाषा को लेकर के, वर्तनी को लेकर के या रिपोर्टिंग को लेकर के सर कैसी चीजें देखते हैं, तो कम से कम पहले वो विषय हो जाए फिर आगे बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, कौशल जी।
इस शानदार कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। दरअसल में ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने हामी भर दी कि मैं आऊँगा। उसके बाद अमरनाथ जी थे, मैंने फिर तो मुलाकात बनती है। देखिए, भाषा क्या है, साहित्य क्या है? उस साहित्य का कोई अर्थ नहीं है यदि आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है। उस भाषा का कोई अर्थ नहीं है यदि आम पाठक उसको समझ नहीं पा रहा है। और यहीं से हम लोगों की जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो किसी भी अखबार के लिए, खासतौर पे हिंदी के अखबार के लिए, हम लोगों का मैं तो यहाँ पे ये चीज स्वीकार कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को अगर अंग्रेजी भाषा सीखनी होती है तो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ो। तो वो कहते हैं हमको अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी सीखना है, तो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ो। क्या हम लोगों ने कभी ये प्रयास किया कि हमारे बच्चे हिंदी का अखबार पढ़ें? वो अलग अलग, मैं कुछ इस्तेमाल करता हूँ, अमेरिका वाला कुछ इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान कुछ इस्तेमाल करेगा। वो अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने बर्तनी तय कर रखी है। सुविधा या इसको समझ लीजिए मांग है, या हम लोगों ने थोप रखा है अपनी जगह। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, अंदर बैठा हुआ था, मैंने ये कहा जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है या जो हम लोगों ने पढ़ा है, कक्षा 2 में हो, कक्षा 3 में हो, कक्षा 5 में हो, तो हम लोगों ने उसको रटा है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमको पास होना, सिंपल सी बात है। अब जब इस क्षेत्र में आए तब समझ में आया कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की। हम लोगों के लाइब्रेरी में अनिवार्य है उर्दू की डिक्शनरी, अंग्रेजी की डिक्शनरी और हिंदी की डिक्शनरी। अब हिंदी की डिक्शनरी की भी आप वो देखिए, विडंबना देखिए, हर हिंदी की डिक्शनरी में अलग अलग शब्द हैं। किसी में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है और किसी में नहीं हुआ है, बिल्ली देखे काम चला लिया। इस चीज को जैसे अभी राजकुमार अंजुम साहब ने कहा, ये पत्रकार के साथ, साहित्यकार के साथ साथ एक पत्रकार भी, लोग जागरण से जुड़े रहे हैं तो मैं जानता हूं उनको। अगर भी कम से कम 25-30 साल पुरानी बात होगी, इसको लेके हम लोगों का डायरेक्टर यशोवर्धन गुप्त जी के साथ एडिटोरियल की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जो शब्द, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, जो शब्द जैसा है उसका उच्चारण वैसा होना चाहिए, उसको ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ही सवाल किया था, वैसे तो आदमी पागल हो जाएंगे, हमारा पाठक जो अब तक पढ़ता आया है वो परेशान हो जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जहां हम लोग हैं वहां ये भूमिका हम ही लोगों को निभानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने स्कूलिंग के दौरान रटा था, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। नतीजा क्या हुआ? हिंदी की डिक्शनरी तैयार हुई, हम लोग, हमारी अपनी जागरण झांसी की मैं बात करूंगा। अंग्रेजी की डिक्शनरी तैयार हुई, सबसे पहला शब्द आया था, मुझे आज भी याद है, जाम। हम लोग आमतौर पे जाम लग गया, जाम का अर्थ कुछ और है, तो शाम के समय का होता है। और ये जो है जैम है, अंग्रेजी का शब्द है। करियर और कैरियर, सब जगह हम लोगों ने कैरियर कैरियर लिख देते थे, चाहे वो आपको लादना हो कोई चीज या आपको भविष्य बनाना हो, कैरियर से काम चलाते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, करियर और कैरियर में स्थान बताया। कई शब्द ऐसे थे जिसको लोगों ने स्वीकार किया, उसके बाद कई लोगों की टिप्पणी आई, जैसे एम्बुलेंस शब्द है अंग्रेजी का, उसमें हुआ कि साहब ये क्या लिख दिया आपने। अच्छा, हम लोगों को तो फीडबैक तो आप लोगों से ही मिलेगा ना कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। हमको तो ये मालूम है कि जो हम लोग लिख रहे हैं, जो हम लोग छाप रहे हैं, जो हम लोग, वो सही है।
हम लोगों को इंगित कौन करेगा कि आप कहाँ गलत हो? आप लोग बताओ। वहीं से आया कि ये क्या लिख दिया आपने एम्बुलेंस के बारे में। फिर हम लोगों ने ऐसे शब्द जो प्रचलन में थे, चलन में थे, हम लोगों ने उस शब्द को वैसे ही लिखा और ब्रैकेट में उसको लिखना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी में इसका सही उच्चारण ये है। तो ये लगातार कर रहे हैं प्रयास, कितना सफल हो पा रहे हैं, कितना लोग वक्त समझ पा रहे हैं, ये उन लोगों पर निर्भर करता है जो इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा अनुरोध सिर्फ, जो विद्यार्थी तो आज है नहीं, लेकिन उन लोगों से, बच्चों से अनुरोध सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ रटना नहीं, पढ़िए, तभी आप भाषा के प्रति जो है सजग हो पाएंगे। भाई परिवर्तन होगा, किसी भी चीज में परिवर्तन होगा और ये संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन किस मूल्य पे होना चाहिए? क्या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पे होना चाहिए? क्या हमारी सामाजिक मर्यादा इससे भंग तो नहीं हो रही? हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस मेरा, और जैसे एक अभी चर्चा चल रही थी साहित्य और पत्रकारिता, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। दैनिक जागरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबको मालूम है कि दैनिक जागरण का उदय ही झांसी से हुआ था, और तब हुआ था जब लोगों को यही नहीं पता था कि 15 अगस्त इतना महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है आज आने वाले समय। 1942, 15 अगस्त 1942 हुआ था मार्च में, लेकिन मार्च से लेके अगस्त के बीच में कम से कम 4 या 5 बार ये अखबार बंद हो चुका था। वजह, आपने कोई समाचार छापा, जुर्माना लगाया, अंग्रेज सरकार ने, प्रबंध तंत्र ने मना किया, नहीं देंगे, उन्हें अखबार बंद कर दो। कागज कोटे से मिलता था, कोटा बंद कर दिया। खुले बाजार में तो कागज हुआ नहीं करता था। तो ये सब दुश्वारियां झेली। लास्ट में ये हुआ कि 15 अगस्त 42 से जब ये अखबार नियमित शुरू हुआ, तब इसके बाद इसकी तिथि तय कर दी गई कि इसको 15 अगस्त हम लोग मानेंगे। इसमें मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन जो मैंने नाम पढ़े इसमें साहित्यकारों जिनने काम किया है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, चाहे साहित्यकार रहे हों, एक से बढ़ के एक नाम। अभी सियाराम शरण गुप्त जी की बात हो रही थी, उन्होंने भी इसमें कॉलम लिखा है दैनिक जागरण में, और ये शुरू से चला रहा है। सीधे कोई पत्रकार नहीं बन सकता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ तो बहुत अच्छा लिख भी लूंगा, ये भी तय नहीं। या बहुत अच्छा मैं बोल लेता हूँ तो बहुत अच्छा लिख लूंगा, ये भी तय नहीं। ये आपके स्किल के ऊपर निर्भर करता है। ये एक नैसर्गिक गुण है, मेरा मानना है। या तो करत करत अभ्यास वाली स्थिति होगी, आपके अंदर नैसर्गिक गुण होगा, तब आप इसको हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने समय से ज़्यादा ले लिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सर ने भी बताया कि समाचार पत्र में भाषा को लेकर के बात की। देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोगों की भी जो भाषा का निर्माण होता है वो एक जब अपने परिवार में रहते हैं, और जब सामाजिक जो भाषा है, जो हमको संवाद करना है, वो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों से सीखते हैं। और यहाँ लगभग जिस आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक जो अध्ययन की प्रक्रिया रही है वो समाचार पत्र के माध्यम से भी। और हम लोग कहते भी हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा का जो माध्यम है वो समाचार पत्र भी हमारे साथ में है। तो मैं अमरनाथ सर से अनुरोध करूंगा कि जो विषय अभी तक हम लोग की चर्चा है उन पर तो प्रकाश डालें, इसके साथ में डालें कि जो हमारे युवा साथी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों के माध्यम से क्या समाचार पत्र से दूर हो रहे हैं, और अगर दूर हो रहे हैं तो उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं। जो हमारा जो पाठक वर्ग है उसको दोबारा से किस प्रकार से हम जो है उसके साथ में लेकर के आ सकते हैं, तो इस बिंदु पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का करें सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मंच पर सम्मानित विद्वजन, उपस्थित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और अन्य गणमान्य नागरिक, आज संभवतः परसों डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी का मैसेज गया कि और ये किसी पुस्तक मिलने से ये विचार
तैरता हुआ मेरे तक पहुंचा कि एक इस पर चर्चा हो पुस्तक मेले में किसी न किसी विषय पर। तो आखिरकार जो इन्होंने तय किया और मुझे जो बताया कि साहित्य और पत्रकारिता में समन्वय क्यों जरूरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि जिसको मैंने जिया पिछले 25 सालों में पत्रकारिता में, और उससे पहले भी अब मैंने सामने कोने में देखा कि विचार क्रांति अभियान का एक स्टॉल लगा हुआ है। संयोग से उस 25 साल से पहले 5 साल मैंने इस विचार क्रांति अभियान में अपना योगदान दिया और सिक्किम तक पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। लगातार 5 वर्षों तक शांति कुंज में समय देकर के समयदान करते थे और उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। उसके बाद फिर जब इस क्षेत्र में आया तो कई जगहों पर ऐसा लगा साहित्य की धरा पर जाकर के, जैसे मैं उत्तराखंड में था 6 साल, तो वहाँ नैनीताल में रह कर के और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जहाँ आए थे, जहाँ उन्होंने गीतांजलि की कुछ रचना, कुछ अंश उन्होंने लिखे थे, और जहाँ महादेवी वर्मा जी लेखन कार्य करती थी रामगढ़ में जो सृजन पीठ है, वहां भी गया और वहां महसूस किया कि साहित्य लेखन कैसे करें, उन लोगों ने कैसे अपने काम में दिया होगा। जैसा कि अभी चिनगांव की चर्चा हुई 1941 में, जब सियाराम शरण गुप्त जी उस समय में उन्होंने बुक लिखी तो वो विचार कैसे बम की तरह काम किया, उस पर हमने कभी लिखा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि युद्ध विरोधी विचार लिखने पर भी उनके 2 भाई बंदी बना लिए गए थे। तो विचार की क्या ताकत होती है ये हमें उससे पता चलता है। ये कुछ चंद उदाहरण, और मैं कैसे प्रभावित हुआ आपको वो भी बताता हूँ कि इससे पहले मैं हिसार में था, तो जब वहाँ एडिटोरियल हेड था तो मैं सप्ताह में एक दिन साहित्यकारों के साथ गोष्ठी करता था, और उस गोष्ठी में कई तरह के विचार आते थे और वो उन विचारों से मैं कई बार शीर्षक निकालता था, और कई बार आपको यकीन नहीं होगा मैं उनको दिखाता था कि कैसे उन शीर्षकों पर मुझे गोल्ड मेडल मिला, 2-2 हजार रुपए के इनाम मिले। तो साहित्य का ये अंतर है। आज भले ही आपके प्रांगण में कम लोग हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमर उजाला पिछले कई वर्षों से शब्द सम्मान देता है, और इस कार्यक्रम में मैं दिल्ली भी गया था। उस कार्यक्रम में डॉक्टर ममता कालिया जी को ये पुरस्कार मिला, और इस साहित्य लेखन के लिए 5 लाख रुपए तक का अवार्ड बहुत कम जगहों पर मिलता है, और उनमें कुछ युवा लेखक को मैंने पहली बार देखा, उनको लाख रुपए का अवार्ड मिला, और सिर्फ उनकी नवोदित रचना के लिए। तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मतलब साहित्य के प्रति इतना समाचार पत्र का लगाओ, तो हम साहित्य से अलग नहीं है। साहित्य जो है वो कहीं न कहीं ये विषय जो है केवल विचार का नहीं है, बल्कि समय की मांग का भी विषय है। क्योंकि जिस समाज में शब्दों की शक्ति कमजोर होती है, वहां विचारों का स्तर गिरने लगता है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर पुरी जी कि ये दोनों साहित्य और पत्रकारिता दोनों अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं। साहित्य जहां समाज का दर्पण होता है, वहीं पत्रकारिता समाज की धड़कन होती है। साहित्य भावनाओं, कल्पनाओं, मानवीय संवेदनाओं को शब्द देता है, जबकि पत्रकारिता तथ्यों, और ये दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो अभिव्यक्ति और भी प्रभावशाली, जीवंत और सार्थक हो जाती है। तो इतिहास उठाकर के, जैसा अभी वरिष्ठ साहित्यकार ने बताया कि हमारे आजादी के समय से ही कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने न केवल साहित्य का सृजन किया, बल्कि अखबार, समाचार पत्र भी निकाले, और उन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जन जन तक
विचार पहुंचाने का काम किया। और मैंने वहाँ चिरगांव में भी गया था, जब नैती शरण गुप्त की साधना स्थली पर गया, वहाँ महसूस किया कि 1941 में वहाँ प्रेस लगी थी। कैसे वहाँ के विचार पटना तक, सदाकत आश्रम तक कैसे पत्रों के माध्यम से वो पहुंचाते थे, और वो विचार अंग्रेज कैसे भाप लेते थे, उनको कैसे भनक लग जाती थी। तो बहुत ही गूढ़ सी बात है। और उस समय में हरिवंश राय बच्चन जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, ये सभी साहित्य से भी जुड़े रहे और पत्रकारिता से भी। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता तेजी से बदल रही है। और 10 साल पहले मॉरिशस से रामदेव धुरेंद्र जी आए थे, साहित्यकार थे। उनका इंटरव्यू मैंने लिया हल्द्वानी में। मैंने उनसे पूछा कि इस डिजिटल जमाने में आप कैसे साहित्य को बढ़ावा देंगे, जब इस कैसे विचार को बढ़ावा देंगे। तो उन्होंने बताया कि देखिए, हम सुबह 4 बजे उठते, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और उस समय में अपने विचार लिख करके सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों में डालता हूँ। हमारे विचार 6 बजे तक सारे लोग पढ़ चुके होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स। तो विचार को पहुंचाने का आज से 15 साल पहले एक साहित्यकार ने सोचा। उसके बाद मैंने देखा, उनसे कई प्रश्नों पर बात की। उनमें न केवल साहित्य की रुचि थी, बल्कि बुजुर्गों के लिए मॉरिशस सरकार क्या कर रही है, वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत गहरी समझ थी, जो हम पत्रकारों को उतनी गहरी समझ नहीं होती जितना कि उनको समझ थी। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्यकार केवल साहित्य रचना तक ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता के गहरे आयामों तक वो जुड़े रहते हैं और वही हमें दृष्टि देते हैं। और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, त्वरित खबरों की होड़ में भाषाई शुद्धता जरूर प्रभावित हुई है। और ऐसे में साहित्य ही है जो पत्रकारिता को संतुलित बनाने का काम करता है और गरिमा भी प्रदान करता है। ये साहित्य का ही काम। हमें अगर नकेल कोई डालने का वो जहमत उठाता है तो वो साहित्य। एक बार, हालांकि उसका दूसरा पक्ष भी है, कि जब मैं उत्तराखंड में था तो वहां पर मैंने साहित्य पर एक पीस लिखा मेन अखबार के लिए। अभी मैं कभी कभी लिखता हूँ, लेकिन उस समय सप्ताह में एक लिखता था। तो उस पर समीक्षक का आया कि ये डाउन मार्केट खबर है, आप अखबार में स्पेस किल कर रहे हैं। जैसे अभी जो साहित्य के प्रति रुझान है वो आप देख सकते हैं। तो वो आज से 15 साल पहले समीक्षक ने लिखा कि अखबार में स्पेस मेन अखबार में कम दीजिए, इसके लिए अलग से अभिव्यक्ति पेज है, विचार पेज है, उस पर ये सब चीजें आए तो अच्छा है। तो रूटीन में लिखने के लिए अखबार भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते हैं। इस साहित्य पर कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेस बना लेते हैं, पढ़ा देते हैं लोगों को। तो ये थोड़ा सा प्रयास है। और इसमें ये भी है कि समन्वय का एक जो चुनौती भरी बात है वो ये है कि समन्वय का ये अर्थ नहीं कि दोनों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, बल्कि इसका आशय ये है कि एक के गुणों को अपनाकर अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाना, ये इसका आशय है। तो आज जरूरत ये है कि पत्रकार केवल खबरें देने वाला न रहे, डॉक्टर कौशल जी जो विद्यार्थियों को भी बता सकते हैं, बल्कि वह संवेदनशील लेखक भी हो। संवेदनशीलता उसे साहित्य से ही आएगी। तो साहित्यकार केवल कल्पना में खोकर समाज की वास्तविकताओं को अपने लेखन का, जबकि दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तब समाज में जागरूकता, संवेदना और विचारशीलता का जो स्तर है वो बढ़ेगा। और एक जो करियर की बात की है डॉक्टर त्रिपाठी जी ने, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पत्रकारिता में काफ़ी अवसर है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। उसमें आप यहाँ से जितने स्टूडेंट भेज सके हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास हर प्लेटफॉर्म में जगह है और हम
जो योग्य होंगे उनको जरूर ले लेंगे। उनको तराशने का भी, अगर कोई कच्चा भी है वो भी भेज दें, पक्का कर देंगे। तराशने का भी काम करेंगे और करते आए हैं अभी तक। कई यहाँ के आपके कैंपस से ही हमने सचिन को लिया है और बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कम सैलरी। पहले हम लोग तो 4,500 से हमारी शुरुआत हुई थी, अभी बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। तो हर क्षेत्र में अवसर है और जरूरत है कि बच्चे सीखने के लिए उनमें ललक हो। हम उस ललक को बढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। निश्चित ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमरनाथ सर का भी और साथ में सभी हमारे अतिथि जो मंच के ऊपर है कि भास्कर जनसंचार पत्रकार संस्थान के जितने भी छात्र ऐसे रहे हैं जिनकी पत्रकारिता में रुचि रही है, उनको हमेशा स्थानीय स्तर पर सुरेंद्र सर ने, अमरनाथ सर ने और अरिंदम सर ने भी जो है कई ऐसे हमारे बच्चे जो हैं जिनको उन्होंने अवसर प्रदान किया और जो बहुत बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य भी है कि जो हमारा संस्थान है और जो हमारे झांसी की पत्रकारिता है उसके बीच में समन्वय भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहे, आशा भी करते हैं। और अब बिल्कुल चाहेंगे कि जो ऐसे अच्छे बच्चे हैं वो आपके आशीर्वाद उनको मिले। मैं निवेदन करना चाहूँगा अरिंदम सर पे कि जो हमारा आज का विषय है उस पर भी प्रकाश डालें। और एक हम लोग का भी जिज्ञासावर्ष प्रश्न है कि सर अक्सर हम लोग जब खुद भी पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते थे कि अगर हमको अपनी बात समाज तक पहुंचानी है तो हमको भाषाई पत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और सत्ता तक पहुंचानी है तो अंग्रेजी पत्रों का। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक तर्कसंगत है, कि अभी भी इस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा? प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर, कौशल सर, कि आप लोगों ने एक ऐसा मंच बनाया है जो मैं समझता हूँ आज का डिस्कशन जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो उनको ये काफ़ी दूर तक लेके जाएगा। जहाँ तक सर आपने ये बोला है कि अंग्रेज़ी अखबार या हिंदी अखबार का इम्पैक्ट क्या रहता है, तो मैं ये समझता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी या अंग्रेज़ी इम्पैक्ट हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हर भाषा में, सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो बंगाली अखबार ले लीजिए, साउथ इंडियन अखबार ले लीजिए, कहीं कभी अखबार का या पत्रकारिता का, वो अखबार का माध्यम हो या टीवी का हो, उसने हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया है समाज में। ऐसे में हम, जैसा कि सर लोगों ने भी बताया, हम सब जानते हैं कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना साहित्य के हम पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि अभी बात हुई कि भाषा का प्रयोग, तो साहित्य ये हमें कहीं नहीं रोकता है कि हम भाषा के लेवल को स्ट्रॉन्ग करें या लाइट करें। अखबार एक जन जागरण की चीज़ है, तो उसमें हमें पीपल्स लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। हमें बस ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो भूल ना हो, त्रुटियाँ ना हो। जैसा कि अभी पंक्चुएशंस के ऊपर बात हो रही थी, कई एग्जाम्पल दिए गए, तो एक एग्जाम्पल मेरे को भी याद आता है कि उर्दू में खुदा और जुदा, उसमें जो बेसिक स्पेलिंग है वो सेम है, उसमें सिर्फ बिंदी का फर्क, नुक्ता, तो नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया। तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो हम प्रांगण है, ये हिंदी साहित्य का प्रांगण है, बहुत ही मतलब हमारे देश ने हजारों सालों से इस साहित्य के ऊपर ही को बेस बना के हम आगे बढ़े। तो भाषा और साहित्य, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से हमें पढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के डिजिटल ज़माने में हमारा जो नॉलेज है वो बड़ा शैलो है, डीप सी फिशिंग नहीं कर रहे हैं हम, ऊपरी सतह पे। मैं अपने घर भी देखता हूँ, मेरा बच्चा है, हम उसे कहते हैं अखबार पढ़ो, बोले नहीं मेरे पे तो इंस्टाग्राम में खबर है। मैं उसको ये समझाता हूँ फिर एग्जाम्पल्स के साथ कि इंस्टाग्राम का खबर और अखबार की खबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो और उस अखबार का खबर कहाँ एक 2 लाइन की खबर और एक कहाँ
200, 300, 350 वर्ड की खबर, कुछ तो डिफरेंस होगा। और हमें उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। एंड 350, 400 वर्ड का एक खबर बिना क्या कहते साहित्यिक भाषा के हम नहीं समझा सकते हैं। जैसा कि सर बता रहे थे कि कट कॉपी पेस्ट करके हम स्पेस भर सकते हैं लेकिन उसको रोचक नहीं बना सकते। तो आप इसीलिए देखिए कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र हैं वो क्यों रोचक होते हैं। वो रोचक इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल होता है। हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो पूरी तरीके से एडिटोरियल्स पे डिपेंड करते हैं। सारे जितने भी कंपटीशन के बच्चे, वो हिंदी का एडिटोरियल हो, अंग्रेजी का एडिटोरियल हो, एडिटोरियल का महत्व अखबार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी खबरें तो ठीक है, बिल्कुल टेंशन होती है, खबर अखबार बोला नहीं, यहाँ मरा वहाँ कटा ये वो, पर उसके अलावा हम क्यों वहाँ देखें। वो तो एक हमारा पेज 1 जाना ही है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भाई हर कोई भी अखबार हो उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन है, उसमें फिल्म का भी सेक्शन है, उसमें एडिटोरियल भी है, हर चीज़ है। सो हमें उस एडिटोरियल को देखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि रेगुलर रीडिंग, किताबों का पठन पाठन, जैसा कि सर बोल रहे हैं कि हम लोग कई बार रट देते थे। अब फर्क है, हम लोग जब रटते थे उस समय भी एक 180 डिग्री चेंज आ गया है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो हम लोग जिस समय पे रटते थे उस समय हम लोग की जो टीचर्स हैं वो उसमें भी हम लोग को तोड़ मरोड़ के उस लेवल पे पहुंचा देते थे कि रटने के बाद भी कुछ चीज़ें हम लोग के अंदर आ जाती थी। आज हमारे पढ़ाने के समय भी हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड है, हम जो हम लोग टीचर्स हैं हम एक रेस्ट्रिक्टेड माहौल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जिन्हें सही में आगे बढ़ना है उन्हें साहित्य का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, सुपरफिशियल बेसिस पे नहीं, गहराई से, बी इट हिंदी साहित्य या पत्रकारिता का डिपार्टमेंट। तो और डिजिटल लेवल पे हम कभी वो ज्ञान नहीं ले तो और आपसी सामंजस्य जब तक नहीं होगा पत्रकारिता में और साहित्य में, हम एक अच्छा क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। ये इतना ही हम कहना चाहते हैं। सर ने कई बातों पर प्रकाश डाला और मैं भी हम एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं और विश्वविद्यालय छात्रों के साथ में ही होता है। तो ये भी एक समझने की जरूरत है सभी छात्रों को कि जितने भी आप सफल लोगों से मिलेंगे सब एक बात निश्चित रूप से कहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में जो है वो समाचार पत्रों को बहुत प्रमुखता दी, चाहे वो नॉलेज के लिए हो चाहे भाषा के लिए हो। मैं पत्रकारिता विभाग में हूँ और मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था उस समय मैं अपने घर में 5 समाचार पत्र लेकर मंगाता था एमए के दौरान पे। तो जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। और मेरा निश्चित काम था कि 1 घंटे में उसको पढ़ता था बैठ करके, सभी जितने प्रमुख समाचार, और हर संडे को बैठ के मैं कैंची लेता था और जितने भी एडिटोरियल्स होते थे उन एडिटोरियल्स की कटिंग काट करके फाइल बना रखी थी मैंने कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर जिस भी समाचार पत्र में लिखा तो मेरी एक फाइल का नाम था भारत पाकिस्तान, एक का था भारत चाइना, या कोई एक सामाजिक विषय को लेकर के। तो और जितने भी हम लोग IAS अधिकारी से मिलते हैं, पीसी अधिकारी से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से समाचार पत्र केवल आप सोचें कि केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, आपको एक लैंग्वेज भी दे रहा है, आपको जो भी समाज में घटित हो रहा है उसके से आपका परिचय भी करा रहा है। और आप मान के चलिए कि जैसे अंतर को लेकर के कि हम जो सोशल मीडिया पर जो चीजें को पढ़ रहे हैं वो कितनी फिल्टर्ड है। समाचार पत्र में अगर एक समाचार और एक एडिटोरियल निकल रहा है तो आप समझिए कि वो समाचार और एडिटोरियल कम से कम 4 से 5 लोगों के हाथ से होकर के गुजर रहा है। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको रिपोर्टर लिख रहा है, उसको सब एडिटर क्लैरिफाई कर रहा है और आखिर में संपादक यानी 3-4 लोग के बाद में आपके पास में एक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो भाषा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, सूचना के स्तर पर कितनी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पे हमारे मन में कुछ भी आया, हमने 2 लाइन पढ़ के उड़ा के डाल दिया, कोई फिल्टर नहीं है। और कभी कभी क्या सूचना सही थी कि नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो सूचना आ रही है वो इतने अधिक स्रोतों से आ रही है कि हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समाचार पत्र आज भी हमारे लिए सबसे क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज है।
तो अगर विश्वसनीयता है और हम लोग इसके बावजूद अगर हम दिन भर, आप सोचिए कि हमारे पास दिन भर कुछ ना कुछ जो भी कल सुबह समाचार पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम सुबह समाचार पर जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो सुबह जब पढ़ते तब चीजों को क्वालिफाई होता है, क्योंकि इंस्टेंट नॉलेज जो है और जो आपको प्रशिक्षित चीजें मिलती है उन दोनों में बहुत ही अंतर है। तो मैं जितने भी बच्चे हैं उनको भी कहूंगा कि आप जो समाचार का जो महत्व है जीवन में आज भी वर्तमान में है और आज भी कभी बच्चे कोई भी हमारे जो भी अतिथि और जो भी श्रोता लोग बैठे हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो हमारे अतिथि से पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा सर। आप सभी का मैं सम्मान समर्पित करता हूँ आप सभी की सेवाओं में, और बड़ा अच्छा लगा विसारिया जी का मैं आभारी हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिल गया। और आप लोग गुरुजन जैसे हैं, हमारे जो अखबार के आप लोग नुमाइंदे आए हैं, जो अधिकारी हैं। मैं अमर उजाला, दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा पढ़ता हूँ। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं, जागरण वो आते हैं। कई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। जैसे इतवार को संस्कृत के वो जो श्लोक आप दे रहे हैं आजकल, मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। और कई ऐसी चीज़ें पढ़ने को अमर उजाला में मिल जाती हैं, जागरण में मिल जाती हैं। और आपको एक खुशी की बात बताऊँ, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कई लेख हमारे जागरण और अमर उजाला में छपे हैं। जागरण में बहुत थोड़े से छपे हैं, अमर उजाला में फीचर में छपे हैं, और कुछ अखबारों में मेरे 1000-1500 लेख छपे हैं। कई पत्रिकाओं में छपे हैं, कहानियाँ भी छपी हैं। थोड़ा सा मेरा नाम जहीर ललितपुरी है और बचपन से लिख रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल नौजवान था तब जागरण में मेरे कुछ लेख छपे हैं। अब पहुँचना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के पास। हालांकि सोशल मीडिया का मुझे सहारा मिला तो उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। आपने भी सोशल मीडिया की बात कही है, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं पोस्ट करता हूँ। अगर राजकुमार अंजुम जैसे लोगों की लाइक मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा साहित्य सफल है। ऐसे लोग लाइक करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अच्छे लोग पढ़ते हैं और लाइक करते हैं तो ध्यान देते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे उजाला के संवाद कार्यक्रम में शुरू में जब राजीव शुक्ला जी आए तो उनका हम बहुत दिनों से राजीव श्रीवास्तव जी के टाइम से जुड़े रहे उन लोग, तो उनने हमें बुलाया, फिर कई प्रोग्राम भी कराए हमने वहाँ संवाद में, समाचार बने। एक आप लोगों से निवेदन करना है, तारीफें तो बहुत सारी हैं और मैं करना शुरू करूँगा तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन जो हम चाहे की अपेक्षा रखते हैं वो ये कि बुंदेलखंड के साहित्यकारों को स्थान नहीं मिल पाता है। हमारा उजाला में अब छपे तो उधर भेजना पड़ता था नोएडा में। अब नोएडा में स्कूटी करने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, कई बार काट छाट कर देते थे। 500 वर्ड का जो मजमून होता था उसको 200 वर्ड में कर देते थे, तो मैंने भेजना बंद कर दिया। दूसरी पत्रिकाओं में छपे, फीचर के माध्यम से गए थे। एक हमारे मित्रों ने बताया था कि जो फीचर का कार्यालय था उस कार्यालय में इतने अखबारों की प्रति हमारे आर्टिकल के बंडल रखे थे कि अगर एक पढ़ ले तो मुझे डेटा बैठा दिया जाता और दूसरे पढ़ने पर पूरी प्रतिक्रिया रखी जाती, वजन किया जाता था। तो ऐसे कुछ अच्छा लगता सुनने में। लेकिन हाँ, हमें जो बुंदेलखंड के बड़े अखबार हैं, अमर उजाला या जागरण, इनमें हम लोगों को जगह नहीं मिल पाती, हमारे आर्टिकल नहीं मिल पाती। हमारे ललितपुर के 2-3 लोगों के आर्टिकल्स आ रहे हैं जागरण के उसमें एडिटोरियल में, पूरन सिंह जी के और देवेंद्र गुरु के, अच्छा लगता पड़ेगा। एक ये कि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर स्थान मिले तो यहाँ के साहित्यकार जुड़ेंगे और आपके साहित्य उससे साहित्य के वो बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा होगी, सब लोग बहुत अच्छा लिखेंगे तो उससे कंपटीशन होगा, अच्छा काम होगा। दूसरा एक चीज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिनकी खबर पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, लेकिन वो क्षेत्रीय जो आपका पन्ना होता है शहर का बस उस तक सीमित रहती है। जैसे ये पुस्तक मिला है, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कलेवर का प्रोग्राम है ये, और मैं इसी जिज्ञासावश यहाँ बड़ी मोहब्बत से आया हूँ कि मैं किसी बड़े प्रोग्राम में मिलने का, शामिल होने का मौका मिला है। लेकिन इसकी खबर ललितपुर के संस्करण में नहीं है। मैंने कल भी देखा था, परसों भी देखा था और उसके पहले भी देखा। ललितपुर के दोनों अमर उजाला, ज़्यादातर लोग अमर उजाला और चाय की दुकानों में सुबह से अमर उजाला और जागरण रखी होती है, लेकिन उनमें छोटे अखबारों के तो नुमाइंदे ललितपुर तक आती ही नहीं है। तो जो ललितपुर के समाचार हैं, जैसे हमारे बहुत से प्रोग्राम होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो जाते हैं। एक प्रोग्राम होता है 31 मार्च से, आप लोग जानते हैं, सदन शायरी का वर्ष, तो 4 दिन लगातार उर्दू शायरी पढ़ी जाती है। 31 मार्च को मुशायरा होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आते हैं शायर और कव्वाल लोग आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शायरी पढ़ी जाती है।
उसका लेकिन उसका समाचार आप ललितपुर में जहाँ से मेरी पढ़ा जाता। निश्चित ही आपने जो भी अपनी बात कही है, हमारे जितने भी संपादक है सबने वो ध्यान दिया और अमरनाथ सर ने तो देखिए उसको लिख भी दिया है। सिंह से मुलाकात हुई और मैंने उनसे सर ने उसको नोट डाउन कर लिया और निश्चित ही आगे जो आने वाले अंक रहेंगे और आपकी जो भी प्रतिलिपियां रहेंगी और जो आपकी संवेदना है कि ललितपुर के जो भी पाठक है तो जितना भी प्रयास किया जाएगा बिल्कुल जो है मौका मिलेगा। नहीं बिल्कुल ललितपुर में पहुंचना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये ऐसा होता है जैसे आपने पिसारिया जी ने कल दिया, मैं परसों यहाँ था तो हैदर ललितपुरी मेरा नाम दिया गया, सही ललितपुरी की जगह। मैं कौन से अखबार में हमने ये नहीं देखा, कटिंग में देखा था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, थोड़ा साहित्य बात चल रही थी साहित्य सुधार की, एक चीज कमी जो बराबर शुरू हो रही है, हम आप लोगों को निशानदेही कर दी है कि वाह बरगद का और वाह बकरी का इन दोनों में फर्क होता है। जहाँ पे वाह बरगद का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पे वाह बकरी का इस्तेमाल होता है। ये बंगाली बोली में वाह और वाह का फर्क नहीं होता, लेकिन हिंदी साहित्य में होता है। अब हम जैसे वेदों का शुरू पढ़ेंगे सर्वे भवन्तु सुखना तो उसमें वाह है, अब बुंदेलखंडी वाला पढ़ेगा तो सर्वे भवन्तु सुखना पड़ेगा। आपने बताया खुदा और जुदा का फर्क है, वाह और वाह में भी फर्क आ जाता है। तो इस आपको बताया कि बुंदेलखंड से ही लिखा जाता है, विंध्याचल पर्वत और वो इस तरह से जोड़ दो बनाएंगे, तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। इस तरह थोड़ा एक आध सारा नहीं बिल्कुल निश्चित आपकी सभी बातों को बिल्कुल ध्यान रखा गया है बिल्कुल जो और भाषा। धन्यवाद, आप लोग इतना सुना, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा पुनीत पिसारिया सर की हमारे बात कही है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं केवल मैं निवेदन करूंगा पुनीत पिसारिया सर से कि हमारे अतिथियों को पुस्तक दे करके सर का आभार व्यक्त करें। केवल इतना है सर कि हमारा पंजाब केसरी भवन में एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ चेयरपर्सन किरण चोपड़ा आई थी। वहाँ साहित्यकारों ने ये बात की थी कि एक साहित्यकार का पन्ना उस दिन आना चाहिए पंजाब केसरी में, और अगले हफ्ते शुरू हो गया था। आप दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या ऐसा कुछ संभव है आगे? ये दो तरह की बातें भी जहीर साहब ने की। बुंदेलखंड के साहित्य, हाँ वो तो शिवहरी जी को तो मालूम है, पता है। तो इन्होंने दो तरह की बातें की। इन्होंने कहा कि सब वो छप भी रही है, नहीं भी छप रही है। एक दूसरी चीज आपने कहा कि ललितपुर में छपना चाहिए। अभी आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बता रहे थे और आप खुद अपनी बात को काट के सिर्फ चाहते हो कि ललितपुर में छप जाए। मैंने तो एक सिर्फ पॉइंट आउट किया हुआ है। देखिए होता क्या है, आपने बुंदेलखंड पे जो साहित्य नेशनल इंटरनेशनल पे हमारे यहाँ छप रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की प्राथमिकता बुंदेलखंड के साहित्यकारों को या कथाकारों को या लेखकों को बढ़ावा देने की। क्या आपने कभी इस विषय को लेकर जागरण में बात की है? देखिए जिन्होंने बात की, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैं आप एक पूरन सिंह निरंजन जी हैं, उनको मैं छाप रहा हूँ, ठीक है, लगातार वो छाप रहा हूँ, वो उनकी लेखनी का बकाया है, ठीक है। देवेंद्र गुरु जब इतिहास के बारे में, बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में कुछ होता है तो मैं उन्हीं पर आश्रित रहता हूँ, वो देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई प्रयास किया? अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप ऐसा प्रयास कीजिए, हमारे मापदंड पे होगा, निश्चित रूप से प्रकाशित किया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सॉरी मुझे निकलना है और इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। इच्छा तो बहुत थी ताकि 1 to 1 बातचीत हो, आपके मन में जो शक स्वभाव हो उसको मैं दूर कर सकूँ, प्रयास करूँगा उसका। और कभी भी हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर छपता है, सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी एक मैसेज कर दें, कभी भी कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 2-2:30 बजे तो हम लोग जगते ही हैं। थैंक यू। सर आप भी मैं निवेदन करूंगा नईम सर से कि हमारे अतिथियों का आभार प्रकट करने का भी कहीं नवीन सर आ जाए। नईम सर
सर जाइए जाइए जाइए। सर थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा अंदर आइए। खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये अखबारों की दुनिया हर विद्यार्थी को आकर्षित करती रही है। मैं भी इसी दुनिया में पला बड़ा हूँ। 93 से मैंने साप्ताहिक विजयदशमी में लिखना शुरू किया। दैनिक आज से होते दैनिक जागरण में 3 वर्ष सेवा की उरई मुख्यालय में इदरीस भाई के साथ। और जब अमर उजाला कानपुर शुरू हुआ तो उसमें भी कुछ छुटपुट रचनाएं और लगातार लगभग 50 दिन तक एक पत्राचार चलता रहा डिबेट के तौर पे। तो ये अखबारों की दुनिया मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही है और विसारिया जी और कौशल जी ने यह अवसर दिया है आप सभी परिवारिक जनों का आभार व्यक्त करने के लिए। घर के मुखिया जब मंच पर हों तो आभार भार लगता है। फिर भी अच्छा, तो मैं चूँकि सिंह साहब को जाना है, सबसे पहले मैं दैनिक जागरण की यशस्वी और कर्मयोगी संपादक श्री सुरेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आप अपने व्यस्तम समय से यहाँ पर आए, हम लोगों को अपनी उपस्थिति के माध्यम से गौरवान्वित किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह हम लोगों को आपका स्नेह मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप हमेशा हम लोगों के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर हम लोगों को उत्साह बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार की श्रृंखला में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दैनिक अमर उजाला के यशस्वी और कर्मयोगी संपादक आदरणीय श्री अमरनाथ जी, जिन्होंने कहा कि विचार क्रांति अभियान से जुड़े रहे। मुझे भी गौच में विचार क्रांति अभियान से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 साल तक मैंने ढपली पर तमाम तरीके के आचार्य श्री राम शर्मा जी के गीतों का गायन किया। मनोदेवता बने बने धरती स्वर्ग समा, यही संकल्प हमारा, और तमाम तरीके के गीतों के माध्यम से आंदोलन करने का कार्य किया। उसी तरीके से सर ने जो बात की कि 5 साल तक उन्होंने हरिद्वार से लेकर तमाम प्रदेशों में ये काम किया। तो ऐसे हम ऊर्जावान, कर्मयोगी, आध्यात्मिक संत अमर उजाला झांसी के संपादक आदरणीय अमरनाथ प्रसाद जी को अपने बीच पाकर धन्य है। हम विश्वविद्यालय की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आपका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार की श्रृंखला में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला के सशक्त हस्ताक्षर, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्र जिसकी लेखनी दिल्ली को गुजार देती है। बीच में कौशल भाई बात कर रहे थे कि अंग्रेजी अखबार को सरकार सुनती है और हिंदी अखबार को स्थानीय। तो ऐसे लेखनी के धनी आदमी अरिंदम घोष जी को हम लोग पाकर यहाँ बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ आए। चूँकि मैं व्यक्तिगत स्तर से लगभग 2 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी व्यस्तता, उनकी ऊर्जा, उनके कामों का कायल भी हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज इस मौके पर राष्ट्रीय पुस्तक मेला के इस मंच पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार की श्रृंखला में साहित्य, कला, संस्कृति, हिंदी, उर्दू, गजल के शाहकार, दैनिक अमर उजाला के साहित्यिक पत्रकार आदरणीय श्री राजकुमार अंजुम जी, जो कि इस समय डिजिटल गजल को सुनाने में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो,
भाई साहब बिना किसी संकोच के, क्योंकि उनका इतना बड़ा कद है लेकिन वो डाउन टू अर्थ है और लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। आदरणीय श्री राजकुमार अंजुम जी का भी मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय हम लोगों के बीच आपने यहाँ व्यतीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ ही आपकी जीवन संगिनी आदरणीय भाभी माँ भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो लगातार, चूँकि कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ है और निसंदेह आदरणीय अंजुम जी की सफलता के पीछे भाभी जी का ही हाथ है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आभार की श्रृंखला में हमारे बीच में बुंदेलखंड के जाने माने समस्त साहित्यकार लोक भूषण श्री पन्ना लाला सर जी, आदरणीय फुलता मिश्रा मैम, श्री निहाल चंद सिभरे जी, डॉक्टर सैनी जी, जहीर ललितपुरी जी, आदरणीय रघुवीर शर्मा जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हमारे तमाम अग्रजन, इस आयोजन समिति के कर्ता धर्ता, मुख्य सूत्रधार, अधिष्ठाता कला संकाय, विभाग अध्यक्ष हिंदी और माननीय कार्य परिषद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सदस्य प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में, चूँकि मैं लगा अभी पिछले एक हफ्ते से अवकाश पर था पारिवारिक दुर्घटनावश, लेकिन सर से लगातार बातचीत होती रही। मात्र 3 दिन में ही ये पूरा ताना बाना बुना गया और आप देख रहे हैं, चूँकि 11 तारीख से बच्चों के एग्जाम है इसलिए थोड़े बच्चों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन बच्चों के हौसले बुलंद हैं और इस चीज़ का प्रमाण विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय और हिंदी विभाग का समृद्ध पुस्तकालय है, जहाँ हजारों की संख्या में पुस्तकें बच्चों की बाढ़ जो होती है और बच्चे उन पुस्तकों से दोस्ती भी करते हैं। कभी सफदर ने लिखा था, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, ज्ञान की, विज्ञान की। तो ज्ञान और विज्ञान और साहित्य के साथ बच्चे हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के संचालक मित्र डॉक्टर कौशल त्रिपाठी जी का, कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत भरे अंदाज के साथ आज के सत्र का संचालन किया। और अंत में मैं अपने समस्त विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्रकाशकों और विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित एक एक व्यक्ति का हृदय के कण कण से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो आज आए हमारे विद्वत वक्ताओं का उद्बोधन उन्होंने सुना और कहते हैं कि विचार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी विचार उन्होंने अगर पकड़ लिया, कोई भी सूत्र पकड़ लिया, तो हो सकता है कि उनके जीवन में बदलाव शुरू हो जाए। पुनः आप सभी का आभार, आदरणीय त्रिपाठी सर का भी बहुत बहुत आभार और अगले सत्र की तैयारी में हम लोग चलेंगे। पुनः आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न का उत्तर फिर देना चाह रहे हैं अमरनाथ सर। जैसे अखबार में छपते हम लोग कुछ छाप देते हैं, उसी तरह चलते चलते ललितपुरी जी का जवाब दे दें कि हमारे यहाँ जो लेख छपने की जो व्यवस्था है वो है कि सभी साथी, सभी स्टूडेंट सुन लें इसको, कि अपना लेख अगर छपवाना हो तो editor@amarujala.com पर वो भेज सकते हैं। वो आईडी सभी के लिए खुली हुई है। लेख छपना या न छपना संपादक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेख, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि वो उसमें लेख में कितनी काबिलियत है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार हम लोग भी लिखते हैं और जब हम अपने संपादक को देते हैं तो वो भी मुझे खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें कोई दम नहीं है। और कभी कभी ये भी कहते हैं कि इसको इस एंगल से लिख दो तो ये बहुत अच्छी छपेगी। कुछ दिन पहले जब डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और वंदे मातरम की चर्चा हुई थी, तो मैंने लिखा था और उस पर मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो पहली बार जब भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि इसमें दम नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इस एंगल पर लिख दो, खूब पढ़ी जाएगी। मैंने लिख दिया, वाकई में पूरे देश में पढ़ेगी। तो प्रयास जारी रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं छप रहा है तो हम नहीं भेजिए, आप भेजिए जरूर। और हो सके तो मुझे भी व्हाट्सएप कर दिए या कॉपी कर दीजिए। कई बार ऐसे विचार आते हैं जिस पर आपसे विचार लेकर के मैं खुद उसको डेवलप करा सकता हूँ और आगे बढ़ा सकता हूँ आपके विचार को। तो आप जरूर शेयर कीजिए और सभी से आग्रह है कि पढ़िए खूब और उसके बाद लिखिए भी। बहुत धन्यवाद।
अभी 2 दिन पहले मैं अपने रेसिडेंट एडिटर सर के साथ बैठा था, तो एक बहुत पुराना वाक्य बता रहे थे। वो बोले कि आनंद बाजार पत्रिका बंगाल का एक बहुत पुराना और बहुत ही चर्चित अखबार है, उसके जो मालिक थे वो एक बार बनारस गए और वहाँ पे घाट में नहाते समय उनका पैर फिसल गया और ऑलमोस्ट वो मतलब डूबने लगे। तो वहीं पे एक यंग व्यक्ति ने कूद के उसकी जान बचाई, जो एडिटर साहब थे उनको ले आए। तो एडिटर साहब ने यही बोला चलते समय कि जान का तो कोई मोल होता नहीं है, ये मेरा कार्ड है, अगर जीवन में कभी कुछ कर सकूं मेरे तो ज़रूर आना कलकत्ते का दिया। वो जो लड़का था वो था एक कवि और बहुत सारी कविताएं लिखता था। तो उसको किसी उसके दोस्त ने बताया कि भैया इससे बढ़ के और क्या चीज़ है, तुमने तो उनकी जान बचाई, तुम जाओ और अपनी कविता छपवा आओ। तो 2-3 महीने बाद वो कवि महोदय आनंद बाजार पत्रिका के ऑफिस पहुंचे, उन्होंने हवाला दिया, तो जो एडिटर साहब थे उन्होंने अपने कमरे में बुला लिया। तो उनका बहुत बड़ा कमरा था, वहाँ जाके बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी, अपना काव्य संकलन दिया, उन्होंने हल्का फौरी निगार देखी और बोले कल आना। तो अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वो एडिटर साहब उस कमरे में यहाँ से वहाँ वॉक कर रहे थे पूरे टाइम। जब वो पहुँचे बोले सर आपने बुलाया था, तो एडिटर साहब ने उनका कंधा पकड़ा, बोले भैया तुमने मुझे जहाँ बचाया था वहीं मुझे डुबो दो। मैं बहुत तैयार, लेकिन मैं छाप नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली एडिटर जो बोल दे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और एडिटर साहब लोग ये बोलते हैं कि हम अखबार पे बैठते हैं ये देखने के लिए नहीं क्या छपना है, हम ये देखने के लिए बैठते हैं कि क्या नहीं छपना। तो ये एक छोटी सी, ये मेरे को सर ने बताया। मैं पूरा सभी अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।